विज्ञान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज का पहला प्रश्न है आपका। संजू के पास 760 रुपए हैं जो कि सिक्कों के रूप में है। अब सिक्कों की संख्या कितनी है ये नहीं मालूम है, मगर रुपया कितना है टोटल 760। और कुल सिक्कों में जितने भी सिक्के हैं उनका 20% भाग 5 रुपए के सिक्के का, 20% भाग 10 रुपए के सिक्के का और 20% भाग 2 रुपए के सिक्के का है और शेष जितने भी सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्के हैं। इस प्रकार आपको ये बताना था कि 5 रुपए में कुल कितने सिक्के हैं, इसमें 5 रुपए के सिक्के की संख्या को बताना था। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि पहले सिक्कों की संख्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए, अलग अलग प्रकार के सिक्के दिए गए हैं। पहला आपके पास दिया गया है जो कि 5 रुपए का है, जबकि जो दूसरा सिक्का है वो 10 रुपए के हैं और आपके पास जो तीसरा सिक्का है वो 2 रुपए के सिक्के हैं। इसके बाद और एक बचा हुआ है जो 1 के सिक्के हैं। कुल सिक्कों का जो 20% भाग है वो 5 के सिक्के। तो सिक्के जो भी रहे होंगे अपने आप में 100%, उसमें से जो 20% हिस्सा होगा वो 5 के सिक्कों का था। जबकि 10 रुपए के सिक्कों की बात करें तो इसका वैल्यू भी कुल सिक्कों का 20% के बराबर था और 2 रुपए के जो सिक्के थे ये भी कुल सिक्कों के 20% के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 20, 20, 40, 20, 60 तो हो गए, तो बचे 40% जो कि 1 रुपए के सिक्के होंगे। इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग इन संख्याओं का अनुपात भी निकाल सकते हैं। सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात होगा, अब इसमें रेशियो देख लिया जाए तो 1:1:1:2 ये आपके जो निकलेंगे ये है आपका सिक्के की संख्याओं का अनुपात। ये आपके सिक्कों की संख्याओं का अनुपात हो गया। अब हम लोग इसको वैल्यू में बदलेंगे। इसलिए वैल्यू में बदलना है क्योंकि मेरे पास बताया गया था क्वेश्चन में कि कुल मिला के 760 रुपए हैं। तो पहले आप इन संख्याओं को, जो कि संख्या दिया गया, इसको हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब की बार उनके मूल्यों का जो अनुपात होगा वो निकल जाएगा। तो मूल्यों का अनुपात निकालने के लिए अब एक सिक्के जो है, एक सिक्का जो है वो 5 का है तो इसका कुल वैल्यू 5 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार 10 रुपए का भी एक ही सिक्का है तो इसका वैल्यू 10 रुपया हो जाएगा और 2 रुपए के एक सिक्का तो इसका वैल्यू 2 रुपया और उसी प्रकार 1 रुपये के 2 सिक्के तो इसका वैल्यू भी 2 रुपया। इस प्रकार अगर हम सबको ऐड कर दें तो यहाँ पे 10, 5, 15, 15, 2, 17, 2, 19, कुल मिला के 19 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 19 यूनिट है। और 19 यूनिट का वैल्यू आपका टोटल जो दिया गया है 760 रुपया, इससे हम लोग रिलेट कर देंगे। 19 यूनिट का वैल्यू 760, तो इसको 19 से अगर कटाया जाए तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा 19 चौक 76, 1 यूनिट का वैल्यू 40 आ जाएगा। और इस प्रकार जो हम लोगों से पूछा गया कि 5 रुपए कुल कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्कों की बात पूछा जाएगा तो ये आपके हो जाएंगे टोटली 1 यूनिट का वैल्यू जितना आया है उतना सिक्के हो जाएंगे, 40 सिक्के। इसका आंसर हो जाएगा 40 सिक्के। उसी प्रकार 40 सिक्के 10 के भी हैं, 40 सिक्के ही 2 रुपए के हैं और 80 सिक्के 1 रुपए के हैं। और हम इसके आंसर को चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखा जाए, अगर हम ये बता देते कि 40 सिक्के अगर 5 के हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 गुने 5, 200 रुपए। उसी प्रकार 40 सिक्के ही 10 रुपए के हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 400 रुपए। और आगे दिया हुआ है 40 सिक्के ही 2 रुपए के हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 80 रुपया। और 80 सिक्के जो हैं वो 1 रुपए के हो जाएंगे। यहां से अगर देखें तो हम लोग 80 सिक्के जो निकलते हैं वो 1 रुपए के हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 80 रुपया। और उसके हिसाब से अगर हम सबको जोड़ दें तो 8 दूना 16 का 6 के रिंग होगा 1, 4 2 6 और 1 7, 760 रुपये टोटली आ जाएंगे। और इस प्रकार हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 760 रुपया आ रहा है, यानी कि इस प्रश्न में जो पूछा गया था 5 रुपए के सिक्कों की संख्या तो हो जाएंगे आपके 40। यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि किसी कॉर्पोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5000 है, अधिकारियों का औसत वेतन 14000 और कर्मचारियों का 4000 है। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या कितनी है। तो ये देखिए प्रश्न हम लोग का एलिगेशन का है, इसको एलिगेशन हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग को एक तरफ रखने होंगे ऑफिसर्स
और एक तरफ रखने होंगे और दूसरी तरफ नॉन ऑफिसर्स। स्टाफ तो सारे लोग मिला के हो जाएंगे, क्योंकि ऑफिसर भी स्टाफ होता है और नॉन ऑफिसर भी स्टाफ ही होगा। तो ये आपका नॉन ऑफिसर्स कर्मचारी एक तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर जितने भी ऑफिसर्स हैं, पूरे कार्यालय के बारे में बताइए, पूरे कार्यालय में जितने भी स्टाफ है उन सबका औसत वेतन जो है 5,000 है। अधिकारी का औसत वेतन 14,000, तो 14,000 अधिकारी के नीचे, और नॉन स्टाफ के पास 4,000 इन लोग को दिया गया था औसत वेतन, 3 लोग का 4,000, और 5,000 जो है ये कुल कर्मचारियों को मिला के, सारे स्टाफों को मिलाकर होते हैं। इसको रखेंगे बीच में और एलिगेट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ का अंतर निकलेगा तो आपका आ जाएगा 1,000, और यहाँ से यहाँ का जो अंतर होगा 9, 5, 14, इसका वैल्यू हो जाएगा 9,000। अनुपात की बात करें तो 1:9, ये आपके कंडीशंस बनेंगे। आप एक हिस्सा ऑफिसर्स हैं तो 9 हिस्सा आपके नॉन ऑफिसर्स कर्मचारी हैं जो कि ऑफिसर्स नहीं हैं। अगर कुल कर्मचारियों की बात करें तो 9 और 1 मिलके होते हैं 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू कुल स्टाफ की संख्या दिया हुआ है कि कुल स्टाफ की संख्या अगर 500 हो, दिया हुआ है कि यहाँ यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो 10 यूनिट का वैल्यू यहाँ 500 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये बताना था कि अधिकारियों की संख्या कितनी है, तब 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देने हम लोग को, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 आ जाएगा। और इस प्रकार ये जो 1 यूनिट था ऑफिसर्स, इसका वैल्यू हो जाएगा 50 ऑफिसर्स थे, जबकि 450 आपके कर्मचारी हो जाएंगे। तो आपके प्रश्न में जो बोला गया था इसका आंसर ये होगा, ऑफिसर्स की संख्या निकालनी थी तो अधिकारियों की संख्या 50 है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसमें दिया गया है क्या कि एक जूते के अंकित मूल्य पर जब 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है तब विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसके अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बस सिंपल बात करेंगे कि एक तरफ लिस्ट प्राइस जिसका अंकित मूल्य कहेंगे हम लोग हिंदी में, और एक तरफ कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, लिस्ट प्राइस जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, क्योंकि जब छूट देने की बात होती है तो लिस्ट प्राइस पे ही यानी अंकित मूल्य पे ही छूट दी जाती है, तो छूट जो भी देंगे तो वो अपने आप में 100% होगा। तो इस कंडीशन में लिस्ट प्राइस अपने आप में 100% मान लिया जाएगा, और उसमें अगर हम लोग छूट देते हैं तो क्या आता है, यानी कि 100% से हम लोग को कितना नीचे आना पड़ेगा, तो लिस्ट प्राइस के कितना परसेंट नीचे आ रही है मालूम चल जाएगा। तो पहला जो छूट दिया गया वो 20% का है, तो 100% में से अगर हम लोग 20% का छूट दे देते हैं तो बच जाते हैं 80%, यानी कि ये जो 80% है आपके अंकित मूल्य का 80% बचा हुआ है। उसके बाद फिर से एक 10% का छूट दिया जाएगा, 2 छूटें दी जा रही हैं, तो इसका 10% अगर हम लोग दे देंगे तो इसमें से 8 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 80 का 10% 8 होता है, तो यानी कि 72%, यानी कि टोटल अंकित मूल्य का 72% लिया जा रहा है दुकानदार के द्वारा। यानी कि लिस्ट प्राइस का जब 72% वो लेता है तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हर हाल में 100% होता है और 100% से अधिक आएगा तो लाभ होगा, तो 100% से 20% अधिक आ रहा है, यानी कि 120% आ रहा है। अगर हम लिस्ट प्राइस का 72% कस्टमर से लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस का 120% प्राप्त होता है, यानी कि 20% लाभ हो गया। तो अब इन लोगों के अनुपात देख लेंगे तो इसको कटा कर छोटा करेंगे, तो 12 से ये देखते हैं कि कौन सी संख्या इन दोनों को काट सकता है। तो 12 से ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। हम कह सकते हैं कि लिस्ट प्राइस का 6% बराबर है कॉस्ट प्राइस का 10% का, इसको भी कटा के छोटा कर सकते हैं, 12 6 72 होते थे इसलिए कट गया, अभी भी कट के ये 3% बराबर इसके 5%। आप देखिए जब दो संख्या हो, दोनों संख्या के लास्ट में परसेंट लगा हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो इसका वैल्यू आपस में बदल जाते हैं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 5:3, यानी कि आपके लिस्ट प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में 5:3 का अनुपात है, और इस प्रश्न का आंसर यही होगा। आशा कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये प्रश्न आपका ट्रेन संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा व 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों में इस बात पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि एक ही दिशा में सब नहीं जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। जो पहला व्यक्ति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की तरफ आ रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो भी ट्रेन की तरफ ही आ रहे हैं। अगर एक ट्रेन अगर इन दोनों को पार करेगा तो पार करने के समय अब इन दोनों का स्पीड आपस में जुड़ जाएंगे और समय कम लगेगा। देखिए यहाँ पे समय ज्यादा कम लगेगा और यहाँ पे कुछ अधिक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करके अगर ट्रेन का स्पीड 20 का रहा होगा तो 18 के स्पीड में
20 और 22 के स्पीड में यहाँ पे पार करेगा उस व्यक्ति को, जबकि वही ट्रेन 20 के स्पीड में जा रहा है और ये 4 के स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो यहाँ पे स्पीड ट्रेन का 24 का हो जाएगा, तो यहाँ 22 का और यहाँ 24 का। तो जब 24 के स्पीड रहेंगे तो यहाँ समय कम लगेगा, जिस प्रकार दिया हुआ है कि 10 सेकंड इसको पार करने में और 9 सेकंड इसको पार करने में लगा। तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है, इसको ध्यान से समझ लेंगे। तो यहाँ पे लगने वाले समय की बात करें तो 10 सेकेंड और ये 9 सेकेंड ये जो आ रहे हैं, अब इसमें रेशियो की बात करें तो 10-9 ही होगा। ये आपका टाइम का रेशियो है। ये जो आपका रेशियो बनता है वो होते हैं लगने वाले समय, टाइम का रेशियो। दोनों ही कंडीशन में ट्रेन को बराबर दूरी ही तय करनी है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करेगा। तो जितनी लंबी ट्रेन यहाँ थी उतनी ही लंबी ट्रेन यहाँ है, तो दोनों जगह पे ट्रेन इक्वल डिस्टेंस को पार करेगा। तो जब दूरी बराबर, तो हम लोग को बस मालूम ही है कि समय का जस्ट उल्टा स्पीड हो जाएगा। तो हम लोग इसके जस्ट उल्टे काम को कर देंगे, उल्टा कर दिया जाएगा इन संख्याओं को, तो स्पीड का जो रेशियो है वो आपको निकल जाएगा। तो स्पीड का रेशियो 9:10 आ जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या कि यूनिट में 1 यूनिट यहाँ पे अधिक हो रहा है, जबकि यहाँ पे किलोमीटर में 2 किलोमीटर अधिक हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 2 किलोमीटर होगा। अब यहाँ पे जो आएगा 1 यूनिट का वैल्यू जब 2 किलोमीटर, तो 9 यूनिट का वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब इस व्यक्ति को पार कर रहा था ट्रेन 18 का स्पीड रहा होगा, जब इसको पार कर रहा था ट्रेन तो उस समय 20 का स्पीड रहा है, यानी कि स्पीड यहाँ बढ़ गया है। तो ये स्पीड इसके कारण बढ़ा है, ट्रेन का स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा। अब हम अगर ट्रेन की स्पीड की बात करें तो इस 18 में 2 लोगों का स्पीड बना हुआ है, एक ट्रेन का स्पीड और 2 किलोमीटर इस व्यक्ति का स्पीड। अगर हम इसमें से 2 किलोमीटर अगर घटा ले, निकाल दें, अगर हम इस आदमी के स्पीड को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो बाकी जो बचेगा वो ट्रेन का स्पीड होगा, यानी कि ट्रेन का जो स्पीड हो जाएगा वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। इसमें से ये जो 20 किलोमीटर है ट्रेन और इस व्यक्ति दोनों को मिलाकर होते हैं। तो अगर इसमें से इस व्यक्ति का स्पीड को अगर निकाल लिया जाए तो इस व्यक्ति के निकालने के बाद आपके हो जाएंगे 16 किलोमीटर। ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन की चाल तो हो गई 16 किलोमीटर, ये पहला प्रश्न का आंसर हो गया आपका। और दूसरा ट्रेन की लंबाई भी ज्ञात करनी थी। तब हम लोग को बस इतना ही देखना है कि इस चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो 9 सेकंड तक चले या फिर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 सेकंड तक चले तो कितना दूरी तय करता है। ये इसलिए क्योंकि जब ये पार कर रहा था तो उस समय गाड़ी का स्पीड इतना कर रहा था, हालांकि ट्रेन का स्पीड तो इतना ही था, मगर इतना स्पीड इसके हो जाने के कारण, इसके जुड़ जाने के कारण हो गया था। तो लेकिन यहीं से माना जाएगा कि ट्रेन 18 के स्पीड में इस व्यक्ति को पार किया है और पार करने में उसको 10 सेकंड का वक्त लगा है, तो उसने समय में वो कितना दूरी तय किया ये आपका निकल जाएगा। तो बस देखिए कि जब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन 10 सेकंड तक चलती है तो पहले तो हम लोग इसको 5/18 से गुना करेंगे, इसलिए ताकि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला जा सके। 18 से 18 ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड गुने 10 सेकंड, यानी कि 50 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 50 मीटर होगी। आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते थे। यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 सेकंड तक चला है, तो अगर हम लोग इस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आपका कंडीशन कुछ ऐसा ही आएगा। ये आपके हो जाएंगे 10 और ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे हो जाएगा 50/9 किलोमीटर प्रति सेकंड और गुने 9 सेकंड। 9 सेकंड तक चला है तो 9 से ये 9 कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर। सॉरी, लंबाई निकालनी थी, 50 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो ट्रेन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लंबाई 50 मीटर, यही इसका आंसर होगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न जो है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता 40 रुपए में 12 की दर से कुछ आम खरीदा और दूसरे प्रकार के आम दुगनी संख्या में 50 रुपए में 30 की दर से खरीदता है। दो अलग अलग रेट पे अलग अलग संख्याएं खरीदी गई हैं। तो यहाँ पे करना क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में हम लोग जितने आम खरीदने होते हैं ना उसकी संख्याओं का एलसीएम खरीद लेते। जैसे कि पहला जो रेट दिया हुआ था उसमें था क्या कि 40 रुपया में 12 पीस उसको मिल रहे थे, जबकि जो दूसरा रेट है उसमें दिया हुआ है कि 50 रुपया में 30 पीस खरीदता है। और एक बात और बताया गया था कि जितनी संख्या यहां खरीदा गया उससे दुगनी संख्या यहां खरीदी गई है। तो हम लोग सिंपल तरीके से काम कर सकते हैं कि पहले इसका एलसीएम ले लिया जाए, 12 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा
हम लोग अगर चाहें तो 60 पीस यहाँ खरीदवा दें और ठीक इससे दुगना यानी कि 120 पीस यहाँ पे हम लोग खरीदवा दें तो बात बराबर हो जाएगा। अब देखना ये है कि 60 पीस को खरीदने में इसको कुल कितने पैसे लगते हैं। जब 12 पीस खरीदने में 40 रुपया तो 12 का ये 5 गुना है तो 5 गुने पैसे भी लगेंगे। तो 40 को अगर 500 गुना कर दिया जाए तो 200 रुपये यहाँ पे लग जाएंगे। और इसी के हिसाब से अगर 120 पीस खरीदाया गया 50 रुपए में 30 पीस के हिसाब से तो 30 पीस का ये कितना गुना होता है तो 4 गुना होता है। तो 50 का भी 4 गुना यहाँ पे भी 200 रुपये खर्च हो रहे हैं। और कुल संख्या कितना हो जा रहा है तो इन सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 180 पीस। अब उसके पास 180 पीस हो गए हैं और टोटल रुपये लग चुके हैं। अब तक पूंजी लग चुका है 400 का। अब देखना है बेचने की बारी। आगे दिया हुआ है कि दोनों को मिलाकर वो 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच देता है। यानी एक आम को 3 रुपये के दर से बेचेगा तो 180 आम को बेचने में 18×3 यानी कि 540 रुपये इसको प्राप्त होंगे। 180 पीस को बेचने में प्रति पीस के लिए 3 रुपया तो 540 रुपया इसको आएंगे। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 400 के पूंजी पे 140 रुपये का मुनाफा। अगर 400 रुपये का पूंजी लगाता है और 140 ये ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 180 पीस बेचता है 180 पीस बेचता है तो उसको 140 रुपये का मुनाफा होता है 180 पीस बेचने पे। तो आप लोग को बताना यही हम लोग को पूछा गया कि यदि उसे कुल 700 रुपये का लाभ हुआ हो तो वो दोनों प्रकार के कुल कितने आम खरीदा। उसको लाभ जो है 140 का ना होके 700 रुपये का लाभ होता है। तो आपको ये बताना है कि उसने कितने पीस आम खरीदे थे दोनों प्रकार के मिलाने के बाद। तो इसका ये देख लेंगे कितना गुना हुआ। अगर 180 पीस बेचेगा तो उसको 140 रुपये का ही मुनाफा होगा और इसका 5 गुना उसको मुनाफा हो रहा है तो इसका 5 गुना संख्या वो आम खरीदा होगा। तो 18×5 = 90 यानी कि 900 पीस उसने आम खरीदा था। तो आपका आंसर हो जाएगा 900 पीस। यही परफेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से ही है। इसमें दिया गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगना तय करता है। वह आधी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 30%, वस्तुओं को 20% छूट पर तथा शेष वस्तुओं को 12% की छूट पर बेचता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है। तो प्रतिशत लाभ बताने हैं आपको। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, पूरे सामान का 50% माल जितना था उसको 0% पे ही बेच देता है। चलिए इसको लिख लेते हैं कि कितने प्रकार में पहले बांटा है। तो पहले 50% यानी कि आधा माल बेच दिया। जो बचा हुआ था उसमें से 30% वस्तु को वो 20% के छूट पर और बाकी बचे वस्तुओं को बाकी बचेंगे कितने तो 20%। अगर इसका हम लोग रेशियो निकाल लें हम करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएंगे 2। यानी कि टोटल माल का 5 हिस्सा 5 यूनिट माल वो बिना प्रॉफिट बिना लॉस पे बेच रहा है। यानी कि इस पे 0% का प्रॉफिट या लॉस हो रहे हैं। जबकि इसको बेचने पे दाम तो दुगना कर दिया था लेकिन 20% का छूट देगा तो क्या हो जाएगा। यानी कि अगर इसको अगर छूट ना देता तो 3 की जगह पे 3 रुपये का सामान को 6 रुपये में बेचता। मगर इस पे अगर हम लोग 20% का छूट निकाल दें तो इसका 20% होता है 1.2 इसमें से अगर निकाल लेते हैं तो 4.8 इसको प्राप्त होगा। यानी कि 3 का सामान को बेचने पे इसको 4.8 का प्रॉफिट हो रहा है। जबकि इसकी बेचने की बात है तो यहाँ पे देखा जाए इसका भी दाम दुगना कर चुका था। वो प्रत्येक सामान का वैल्यू को दुगना कर दिया था। अगर इसको दुगना करते हैं हम लोग तो 2 की जगह पर अब इसको 4 लेने चाहिए थे मगर उस पर 12% का छूट देगा। तो 4 से कितना का छूट दे देगा। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे ही मिलता है। तो 2 तो इसका कॉस्ट प्राइस था और ये 4 इसका अंकित मूल्य हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक के वस्तुओं का क्रय मूल्य को दुगना करके अंकित किया था। अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगना अंकित करता है यानी दुगना कर देता था। 2 का चीज को 4 बनाया था। इस पे बेचता तो उसको 100% का लाभ होता है मगर इस पे उसने छूट दे रहे हैं। तो छूट जब भी मिलता है अंकित मूल्य पे ही मिलता है तो घटा दिया जाए। तो इसका 12% आपका हो जाता है 0.4 और उसके बाद 10% का वैल्यू आ गया। उसके बाद 0.8 कुल मिला के 0.48 ये आपके घट जाएंगे। अगर 4 में से 0.48 अगर माइनस कर दिया जाए तो 10 में से 8 जाएंगे 2 बच जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। यानी कि इस पे इसको प्राप्त होता है 3.52। तो पूंजी लगाया है इसने टोटल मिला के 5 3 8 2 10। बेचने पे आके कितने रहे इन सबको ऐड कर लिया जाए और यहाँ पे आपको कोई परसेंट नहीं आता तो 5 का 5 रहेगा। टोटल 5 यूनिट ही ले रहा है। 5 यूनिट का सामान 5 यूनिट पे बेच दिया। कोई मुन मुनाफा फायदा नहीं ना ही कोई लॉस।
तो 5 4 9 9 3 12 और 1 13, यानी कि इस सबको जोड़ने पे आपका टोटली आ जाएंगे 13 पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पूंजी को निकाल देंगे 10 निकलेगा तो बचेगा आपका 3.32। ये जो है प्रॉफिट है 10 के पूंजी पे, तो 10 यूनिट के पूंजी पे 3.32 का मुनाफा, इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुना किए तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि टोटल मुनाफा 33.20 का है या 2% का है, इतना परसेंट का मुनाफा हो रहा है। आशा करता हूं कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।